कर्नाटक में चुनावी माहौल गर्म है और उसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से सियासत और गर्मा गई है। कर्नाटक के कलबुर्गी में चुनावी रैली के दौरान गुरुवार को खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीला सांप बता दिया। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। आप सोच सकते हैं कि ये जहर है या नहीं, अगर आप इसे चाटते हैं तो मर जाएंगे। हालांकि खड़गे ने फौरन अपने बयान पर सफाई देते हुए ट्वीट किया और कहा कि उनका मतलब बीजेपी और संघ की विचारधारा से है, ये किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं है। आज राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन है और आज राहुल गांधी कर्नाटक में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। राहुल गांधी आज कलबुर्गी के सुलेपेट में जनसभा को संबोधित करेंगे। सुलेपेट की जनसभा के बाद दोपहर करीब 1:30 बजे गुलबर्गा हवाई अड्डे पहुंचेंगे। यहां से करीब 2:15 बजे बेल्लारी पहुंचेंगे। यहां पर उनकी जनसभा होगी। इसके बाद राहुल करीब 3:30 बजे कोप्पल के कुष्टगी पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम करीब 5:15 बजे राहुल बेल्लारी में रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद शाम करीब 7:30 बजे राहुल कर्नाटक से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कर्नाटक के उडुपी में एक चुनाव प्रचार के दौरान मछुआरा समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। उन्होंने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर मछुआरों के लिए 10 लाख रुपए का बीमा कवर, मछली पकड़ने वाली महिलाओं को 1 लाख रुपए का ब्याज मुफ्त लोन और साथ ही अधिकतम 500 लीटर डीजल पर 25 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सब्सिडी देने का ऐलान किया है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों का मकसद गरीबों और कमजोर लोगों की मदद करना है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार को जनता ने नहीं चुना, बीजेपी ने विधायकों की चोरी करके सरकार बनाई है। We understand very well your struggle and the unfair competition that you're put. I understand how difficult it is for you to give your children an education. Not only that, for you to survive. And you are getting hit from multiple sides. महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संग्राम के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। पवार ने कहा कि रोटी को पलटने का वक्त आ गया है, अब देरी से काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं किया तो रोटी जल जाएगी। शरद पवार की रोटी पलटने वाले बयान पर राजनीति गर्मा गई है। पवार के बयान के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। शिंदे गुट का कहना है कि अजीत पवार को दरकिनार करने की तरफ एक इशारा है। वहीं अजीत पवार ने कहा कि वो अपनी आखिरी सांस तक एनसीपी को नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी राज्य कर्नाटक के कार्यकर्ताओं को नमो ऐप के जरिए संबोधित किया। पार्टी वर्कर्स को जीत का मंत्र देते हुए एक तरफ पीएम ने उन्हें बूथ लेवल पर काम करने की टेक्निक बताई, तो वहीं ये भी बताया कि किस तरह से लोगों के दिलों में पहुंचना है। पीएम ने कहा कि कई राज्य केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं करते। डबल इंजन सरकार से विकास की गति बढ़ जाती है। जहाँ जहाँ डबल इंजन सरकार है, वहाँ गरीब कल्याण योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरी हैं। चुनाव से पहले कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान मचा हुआ है। मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषण में कुछ ऐसा बोल दिया जिसे लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो कर्नाटक का भविष्य रिवर्स गियर में चला जाएगा। अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई तो अभी तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद होगा। पूरा कर्नाटक दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। इस बयान के बाद शाह के खिलाफ कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी एक बार फिर मोदी मैजिक पर दांव खेलने जा रही है। प्रधानमंत्री कर्नाटक में 29 अप्रैल से धुआंधार प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में पीएम मोदी कर्नाटक में 22 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज हुबली और धारवाड़ में चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह आज और कल कर्नाटक के दौरे पर हैं। अमित शाह इस दौरे के दौरान 6 पब्लिक मीटिंग और 2 रोड शो करेंगे और एक संगठन की महत्वपूर्ण बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शिवमोगा में प्रचार की कमान संभालेंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर पहलवानों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही थी। वहीं धरना प्रदर्शन को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने निष्पक्ष जांच के लिए कमेटी बनाई है, क्योंकि मोदी सरकार हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़ी रही है। हमारे लिए खेल प्राथमिकता है और उसके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। खिलाड़ियों के धरने पर आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा का बयान सामने आया है। पीटी उषा ने कहा कि रेसलर्स का विरोध खेल के लिए ठीक नहीं है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में थोड़ी राहत मिली है। बीते 24 घंटे में 1000 से कम मामले दर्ज हुए हैं। इसके अलावा मरने वालों की संख्या में भी थोड़ी कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में डेली पॉजिटिविटी रेट घटकर 16.90% रह गया है। डेली केसेस के अलावा दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या में भी कमी आई है। फिलहाल राजधानी में सक्रिय मामलों की संख्या 4969 है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना के नए मामले 1000 से अधिक रिपोर्ट किए जा रहे थे।
सीएम केजरीवाल के घर के बाहर बुधवार को बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल के बंगले पर हुई मरम्मत और साज सज्जा में 45 करोड़ रुपए खर्च आया है। इस पर बीजेपी ने विरोध जताते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल और आप पार्टी के दावों पर विश्वास किया था, लेकिन आज दिल्ली की जनता खुद को छला हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि 10 करोड़ से ज्यादा के खर्चे को लेकर उपराज्यपाल से अनुमति लेनी होती है, जो अरविंद केजरीवाल ने नहीं ली। दिल्ली में बुधवार को हुई भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात में सीमा तनाव का मुद्दा छाया रहा। गलवान घाटी की घटना के बाद भारत की जमीन पर पहली बार हुई दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की इस मुलाकात में भारत ने दो टूक कहा कि रिश्तों की बेहतरी चाहता है तो चीन पहले सीमा से सैनिकों की मोर्चाबंदी और जमावड़ा खत्म करे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री ली शंगफू के बीच मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। इस दौरान भारत की तरफ से पूरी बातचीत का जोर सीमा मामले को लेकर ही था। राजनाथ सिंह आज एसओसी रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शुक्रवार को रूसी रक्षा मंत्री से 1-to-1 मुलाकात करेंगे। इस बैठक में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री हिस्सा लेंगे। भारत ने बेलारूस और ईरान को एसओसी के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, जो वर्तमान में एसओसी के पर्यवेक्षक हैं। इससे पहले गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के दौरे पर आए रक्षा मंत्री जनरल ली शेंगफू को साफ तौर पर कहा कि सीमा विवाद पर तनाव का समाधान जरूरी है। बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन को बुधवार सुबह सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया। आनंद मोहन 16 साल से जेल में बंद थे। डीएम की हत्या के आरोप में आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वहीं आनंद मोहन की रिहाई पर ओवैसी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि बिहार सरकार ने जो फैसला लिया है उससे आईएएस अफसर जी कृष्णैया की दोबारा हत्या की जा रही है। उम्मीद है कि नीतीश कुमार अपने फैसले पर विचार करेंगे। ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहे हैं, दलितों से क्या बोलेंगे। जेल नियमों में बदलाव के मामले में नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि नियम बदलने के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। ये याचिका वीआरएस ले चुके आईएएस अनुपम सुमन ने दायर की है। बता दें कि बाहुबली नेता आनंद मोहन के लिए खास तौर पर जेल मैनुअल में बदलाव किया गया था और गुरुवार की सुबह उन्हें रिहा कर दिया गया। अनुपम सुमन गुजरात कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। उनको बिहार में विशेष अनुरोध पर तैनात किया गया था। एक समय में वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबियों में शुमार थे। सूडान में बीते 12 दिनों से सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जंग जारी है। ऐसे में बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। इस बीच भारत सरकार ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटी हुई है। बुधवार को 360 भारतीयों के पहले जत्थे के दिल्ली पहुंचने के बाद 246 भारतीयों के साथ भारतीय वायुसेना का एक और विमान गुरुवार को मुंबई पहुंचा। स्वदेश लौटे भारतीयों ने एयरपोर्ट पर कदम रखते ही राहत की सांस ली। बता दें कि सुलगते हुए सूडान से अब तक करीब 1500 भारतीयों को रेस्क्यू किया जा चुका है। यूपी पुलिस ने हाल ही में अतीक अहमद के ससुराल में छापा मारा था। छापेमारी के दौरान अतीक के ससुर के घर से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस को यहां से एक डायरी मिली है, जिसमें कथित तौर पर अतीक के काले साम्राज्य का पूरा कच्चा चिट्ठा दर्ज है। सूत्रों के मुताबिक इस डायरी में डॉन अतीक अहमद के काले धंधों के राज हैं। इसके अलावा उसके कई करीबियों और मददगारों के नाम भी दर्ज हैं। इस डायरी में पैसे के लेन देन की पूरी जानकारी लिखी गई है। वहीं पुलिस की रडार पर 25 बड़े हवाला कारोबारी भी हैं। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई 24 अप्रैल को होनी थी, लेकिन किसी कारणवश इसे आज के लिए निर्धारित कर दिया गया। याचिका में यूपी में 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच की भी मांग की गई है। साथ ही याचिका में पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की भी मांग की गई है। हालांकि यूपी सरकार इस मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने 6 वकीलों और 20 मददगारों की लिस्ट बनाई है, जिनकी मदद से शाइस्ता छिपती फिर रही है। ईडी ने भी शाइस्ता के खिलाफ एक्शन लेते हुए 10 बैंक खातों को भी सीज कर दिया है। अतीक के 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ईडी के रडार पर हैं। साथ ही ईडी ने खुलासा किया है कि 20 कंपनियों में खपाई जा रही थी अतीक की पत्नी की काली कमाई। शाइस्ता के साथ ही जेल में बंद उसके बेटे उमर और अली की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोनों पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। मन की बात के 100वें संस्करण के मौके पर देश के दूर दराज इलाकों में एफएम रेडियो का विस्तार किया जा रहा है। इस सिलसिले में पीएम मोदी आज 18 राज्यों के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 91 एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन करेंगे, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में आकांक्षी जिलों में एफएम रेडियो संपर्क को बढ़ावा देगा। इससे रेडियो सेवाएं अतिरिक्त 2 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगी, जिनके पास अब तक इस माध्यम की पहुंच नहीं थी। इससे लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कवरेज और बढ़ जाएगा। एक दशक के लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार एक्ट्रेस जिया खान की मौत के मामले में फैसला आने वाला है।
इस मामले में करीब सुबह 10:30 बजे सीबीआई की विशेष अदालत अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। ये फैसला एक्टर सूरज पंचोली के भविष्य का फैसला करेगा, जिन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। जिया खान की मौत के बाद 6 पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था, जिसे जिया खान ने लिखा था। इसके बाद सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का पटना में कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन इससे पहले बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि बागेश्वर बाबा हिंदू और मुस्लिम को लड़वाने आ रहे हैं तो उनका एयरपोर्ट पर ही घेराव करेंगे। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो। देश की राजधानी दिल्ली में बदमाशों का खौफ कितना है, इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला नरेला इलाके में, जहां फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। यहां बदमाशों ने सरेआम फायरिंग कर दी और प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में 3 लोगों को गोली मार दी। घटना नरेला के लामपुर गांव की है। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक पर सवार तीनों हमलावर मौके से फरार हो गए। हालांकि तीनों लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर हाईवे पर गुरुवार को भूस्खलन हो गया। भूस्खलन रामबन जिले के बनिहाल कस्बे के रतनबास इलाके में हुआ। बताया जा रहा है कि मलबे में कई वाहनों के फंसे होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। राजमार्ग फिलहाल यातायात की आवाजाही के लिए बंद है। भूस्खलन का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में भयानक भूस्खलन को देखा जा सकता है। मुंबई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यापारी के घर पर नौकरानी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। घटना मुंबई के गांव देवी इलाके की है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम बनाई गई और नौकरानी और उसके 5 साथी आरोपियों को मुंबई पुलिस ने आसपास के इलाकों से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नौकरानी ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर घर से करीब 1 करोड़ 71 लाख के जेवरात और कैश की चोरी कर फरार हो गए थे। बिहार की राजधानी पटना में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना पटना के रूपसपुर इलाके की बताई जा रही है। घटना में कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार का ड्राइवर जान बचाकर भागने में सफल रहा। वारदात की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने मृतक की कमर से एक लोडेड पिस्टल, जबकि सड़क पर पड़ी एक पिस्टल और उसके साथ 3 खोखे बरामद किए हैं। युवक ओला कार से कहीं जा रहा था, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने उसे गोलियों से भून दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने यहां से 6 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। इन सभी बांग्लादेशी नागरिकों पर अवैध रूप से भारत में घुसने का आरोप है। पकड़े गए लोगों में 5 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। फिलहाल पुलिस ये पता लगा रही है कि ये सभी भारत में कहां से आए, किसने इनकी मदद की और भारत आने का इनका मकसद क्या था। केदारनाथ धाम में गुरुवार दोपहर बाद तेज बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हुई, जिसे देखते ही सोनप्रयाग में 2 बजे के बाद यात्रा को आगे नहीं जाने दिया गया। यह 4000 से ज्यादा अधिक श्रद्धालु रुके हुए हैं। पुलिस की ओर से अगस्त मुनि और अन्य स्थानों पर भी यात्रियों से मौसम ठीक होने तक होटलों और लॉज में रुकने की अपील की गई है। धाम में तेज बर्फबारी के चलते कारोबारियों ने मंदिर मार्ग पर खुली दुकानें बंद कर दी और दूसरी ओर पुलिस, ITBP और PRD के जवान यात्रियों को सकुशल दर्शन कराते रहे। करोड़ों की ठगी करने वाले संजय शेरपुरिया को STF ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर संस्थान बनाकर करोड़ों रुपए ठगने का आरोप है। वो पहले भी चर्चा में रह चुका है। ये बीजेपी के बड़े नेताओं का करीबी होने का दावा करता है और लोगों पर तरह तरह के लालच देकर मोटी रकम वसूलता था। इसके अलावा भी उस पर कई तरह के बड़े फ्रॉड करने का आरोप है। IPL के 37वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 32 रनों से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 202 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 43 गेंदों में 77 रनों की शानदार पारी खेली। जवाब में चेन्नई की टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन ही बना सकी। शिवम दुबे ने 33 गेंदों में 52 रन बनाए। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 29 गेंदों में 47 रन की पारी खेली। ये राजस्थान का 200वां मैच था और उन्होंने जयपुर में IPL के इतिहास में पहली बार 200 प्लस का स्कोर बनाया और मैच जीता।